अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों, बंद कर दो बाकी सारे सब्जेक्ट्स की किताबें और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लगा हुआ अपना जहन और फोकस हो जाओ अपने प्यारे से और अपने पसंदीदा सब्जेक्ट केमिस्ट्री के ऊपर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? चलें अल्हम्दुलिल्लाह, लगे रहें और डटे रहें अपने अपने मोर्चों में। बेटा लास्ट टाइम हमने इनऑर्गेनिक का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया था। इनऑर्गेनिक का आपने सेक्शन कंप्लीट कर लिया है तो ये बड़ी खुशी की बात है बेसिकली, क्योंकि जो आप समझ लें कि औखा वाला जो मरहला था वो आप समझ लें कि आपने पार कर लिया। ज़्यादातर बच्चों को इनऑर्गेनिक की मुश्किल लगती है, ऑर्गेनिक आसान लगती है निस्बतन, तो ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग भी है। तो इसलिए आप एक जो मुश्किल क्या उसको कहते हैं पुलसरात था वो आप पार कर रहे हैं और अब आपको हम खुशामदीद कहते हैं ऑर्गेनिक में। फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ी थी ना चीज़ें, वो मेनली रिलेटेड थी चीज़ें फिज़िकल केमिस्ट्री के साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह भी थी, लेकिन जो मेन जो उसका हम अगर कहें तो कह सकते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री है वो। फिर सेकेंड ईयर में आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको शुरू में एक बार जो सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताई थी, तो एक बार इसको ज़रा दोबारा रिपीट करते हैं और आपको एक जहन में स्केच बन जाएगा और इजी होगा कि नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू बी थ्रू, किस चीज़ से हम गुजरने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये ऑर्गेनिक। उसके बाद आपका अब जो लास्ट वाले चैप्टर्स में रह गया वो कौन सा है? चैप्टर 14 है और चैप्टर 15 है। 14 होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, बायोमोलिक्यूल्स हैं मेनली उसमें। उसके बाद एक रह जाएगा आपका चैप्टर 15 और वो है जनाब अली इंडस्ट्रीज़ का। यानी अब हम जो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मेनली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर 7 के ख़त्म होते ही आपका जो फर्स्ट टर्म का यूनिक का सिलेबस है वो क्लोज़ हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। टोटल 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर्स को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले 7 और 16वां चैप्टर ये फर्स्ट टर्म में आएंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 से लेके फर्स्ट टर्म में क्या है, एक बार बच्चे की एक कॉल आई थी वो पूछ भी रहा था, तो चलें लगे हाथों ये बात भी रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या है, चैप्टर 1 से 7 और साथ में चैप्टर नंबर 16। सेकंड टर्म में क्या होगा, चैप्टर 8 से डायरेक्टली चैप्टर 15 तक। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हम चैप्टर 7 जो कि ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है वो हम फर्स्ट टर्म में कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आपका फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे और उसके बाद फिर आप चैप्टर 8 से दोबारा जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो वो स्टार्ट किया जाएगा। चैप्टर 7 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? चैप्टर 7 दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 7 आपका ऑर्गेनिक का बेसिक भी है और चैप्टर 7 में से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप इस चैप्टर में ये नहीं करेंगे कि आप जनाब सिर्फ टाइम पास के लिए उसको रट्टा शट्टा मार के, यानी कि आप सिर्फ बोर्ड के लिए कोई लॉन्ग क्वेश्चंस को रट्टा मारें और अपनी जान छुड़ा लें। नहीं बेटा, अब आपने ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं करना।
ऑर्गेनिक में ऐसा करना आपके लिए मसला बनाएगा। ऑर्गेनिक का जो एमडी कैट का आपका जो पेपर होता है उसमें भी मेन पोर्शन ऑर्गेनिक से होता है, इसलिए आप ऑर्गेनिक को ज़्यादा कंसेप्चुअली लें। इनऑर्गेनिक तो ठीक है, ऑब्वियसली कंसेप्चुअली हर चीज़ को लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमें रट्टा मारना पड़ जाता है, रट्टे की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ऑर्गेनिक की चीज़ों को आपने कंसेप्चुअली ज़्यादा लेना। अगर आप ऑर्गेनिक को कंसेप्चुअली नहीं लेते तो मेरी ये बात सुन लें और मेरी ये बात मान लें कि आप फिर अपना इंजीनियर या डॉक्टर बनने का जो ख्वाब है उसको ज़रा धुंधला पाएंगे। ऑर्गेनिक बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। चैप्टर 7 में बोर्ड ने भी लॉन्ग क्वेश्चन देना है और उसके बाद आपका जो बेसिक्स है वो सारे का सारा चैप्टर 7। शुरू की बातें तो चलें कुछ यानी काइंड ऑफ बेसिक्स में नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की भी चीज़ें होंगी शुरू की बातें, जहाँ पे आगे जाके चैप्टर 7 का जो बेसिक चीज़ें आएंगी, जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, आइसोमरिज्म हो गया। जब ये बातें आएंगी तो मैं ये सारा कुछ रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अब थोड़ा सा पहले से ज़्यादा सीरियस हो जाएं इस हवाले से। चैप्टर 7 को आपने कंप्लीट करना है, थॉरली करना है। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा। चैप्टर 7 का हर टॉपिक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, हर टॉपिक की एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी पेयरिंग बनाता है कभी चैप्टर 9 के साथ, कभी चैप्टर 10 के साथ। पेयरिंग ऑब्वियसली चेंज होती रहती है, लेकिन जो भी पेयरिंग होगी वो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी वो इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे आपको। लेकिन असल बात यह है कि चैप्टर 7 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और इसके लिए आपको ये चैप्टर 7 थॉरली करना चाहिए। और इजी चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होनी है। इवन मैं आपको भी बताऊंगा, आपने 9th-10th में चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने। बड़ा एक बल के जो टॉपिक आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, वो 10th में आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका वो 10th का। तो वो बल्कि अच्छा लिखा भी हुआ वहाँ पे, यहाँ पे तो फिर उसने टेबल सा बनाया हुआ है, वो वहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है आपकी जो बोर्ड की जो 10th क्लास की बुक है उसमें। तो एनीवेज अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सिर्फ एक बात ज़हन में रखिएगा, और मैं ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि चैप्टर 7 को आपने थॉरली करना है। मुझे कोई बच्चा ये ना पूछे, और ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि जी इसमें से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा लॉन्ग करना है, इसमें से कौन सा शॉर्ट करना है। पुत्र चैप्टर 7 सारे ही लॉन्ग है और चैप्टर 7 सारे ही इंपॉर्टेंट है। चेंज करके दे देता है क्वेश्चंस, कभी यहाँ से उठा के कभी यहाँ से उठा के। लेकिन अहम बात यह है कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ऑर्गेनिक से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ये देखें ना, आप जो चैप्टर 7 से यहाँ से जब आप चलते हैं जनाब, चैप्टर 7 से जब आप चलते हैं तो इसमें सिर्फ चैप्टर 13 ऐसा है, ये वाला जो चैप्टर है इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो 7 से लेकर 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने चैप्टर बने? 6। इन 6 चैप्टर से 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जब हम आपको ये कह रहे हैं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करें, वी आर रिकमेंडिंग कि आप लॉन्ग क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करें, तो फिर वाई टू टेक द रिस्क? फिर आप ऑप्शंस पे या आप चॉइसेस पे क्यों जाएंगे? जब आप कह रहे हैं कि मैंने इसी चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो फिर आप इस चैप्टर को थॉरली करें, इस चैप्टर को मुकम्मल करें, ताकि वो जहां से मर्जी उठा के पूछ ले। समटाइम अगर वो कोई अनऑब्वियस क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर आपका तो लॉन्ग क्वेश्चन डाउट में आ गया ना। इसलिए इस किस्म का रिस्क नहीं लेना। जहां से आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, और चैप्टर है भी इजी है, इजी चैप्टर है, मतलब एक सीक्वेंस में एक गो में जाता है चैप्टर, और शुरू के क्वेश्चन तो वैसे थ्योरेटिकल से हैं, तो याद करना उनको आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो इसलिए चैप्टर 7 आपने थॉरली करना है। इवन चैप्टर 8, 9 आगे तो चैप्टर हैं भी छोटे छोटे। आपने जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़े ना, ये बड़े लेंथी चैप्टर थे। सिर्फ जो आपका आगे चैप्टर 8वां है ये थोड़ा सा लेंथी है, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 सफ़ों के चैप्टर हैं, कुछ भी नहीं होने। क्लियर हो गया बेटा?
इसलिए ज़रा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, फोकस कर लें और चीज़ों को, बातों को कंसेप्चुअली एब्जॉर्ब करें, ताकि जब आप तशरीफ़ लाएं कॉलेज, और बिल्कुल आप तशरीफ़ लाने के करीब ही हैं, कॉलेज आने का वक्त आपका करीब ही है, तो जब आप आएँ तो उसके बाद जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हो जाएं, तो एग्ज़ाम्स के बाद जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली यू विल बी इंजॉइंग द थिंग। यह बात ज़हन में रखें। और अगर आपने इस चैप्टर की बेसिक्स को एब्जॉर्ब ना किया तो फिर आप यकीन मानें कि आपको ऑर्गेनिक कभी भी नहीं अच्छी लगेगी, आपको ऑर्गेनिक पसंद नहीं आएगी, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नफरत हो जाएगी। फिर बेसिक्स ही नहीं पता होंगे ना। अगर किसी बच्चे को ABC नहीं आती और आप उस बच्चे को इंग्लिश पढ़ाएं तो फिर उसको क्या आएगा? उसको इंग्लिश पसंद आएगी? कभी भी नहीं आएगी। इसलिए इस चैप्टर को थॉरली करना है, और इसके ख़ास तौर पे शुरू के थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस के बाद जो इसका फंक्शनल ग्रुप से ऑनवर्ड जो बेसिक्स और जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर जहाँ से शुरू होगा, वहाँ से इंशाल्लाह मैं दोबारा बता भी दूंगा। तो वहाँ से तो ख़ास तौर पे फिर आपने अपनी जो है ना दिमाग की सारी खिड़कियाँ खोल लेनी। आए जी, शुरू करते हैं इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और चैप्टर 7 को। पेज नंबर है आपका टेक्स्ट बुक का 118। सबसे पहली बात यह है करीब 120 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं पीरियोडिक टेबल, लेटेस्ट बता रहा हूँ। आपकी बुक में शायद 109 लिखे हुए हैं, तो आप ऑब्वियसली अगर पेपर में आता है तो आप वही लिखेंगे जो बुक में है, ये बात याद रख लें। लेटेस्ट डिस्कवरीज या जो कुछ भी हो वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है, डेट इज़ गुड थिंग। लेकिन पेपर में जो आपने चीज़ लिखनी होती है वो उस वक्त तक की लिखनी है, उस वक्त की चीज़ें लिखनी है जो बुक में लिखी हुई, ठीक है। इतने सारे एलिमेंट्स को हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ 2 एलिमेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन, ये 2 ऐसे खुश नसीब एलिमेंट हैं जिनके लिए हमने केमिस्ट्री की अलग ब्रांच खड़ी कर दी है। और मजे की बात बताऊं, आज से आप कोई 200 साल पीछे चले जाए ना, तो इस ब्रांच क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड के वजूद से भी हम, आप समझ लें कि एक किस्म के इनकारी थे कि हम इनको बनाएं कैसे, हमें समझ नहीं आ रही थी। आज से 200 साल पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके लिए आज एक पूरी सेपरेट केमिस्ट्री की ब्रांच खड़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज से 200 साल पहले तक हम इस केमिस्ट्री के वजूद से भी, यानी हमें पता नहीं था कि इसको ऐसे को बनाई चीज़ जाए या ये चीज़ खुद से बनाई जा सकती है, लैब में बनाई जा सकती है। आप देखें कि इंसान अपने वक्त के साथ साइंस कैसे इवॉल्व हुई है, और आज केमिस्ट्री की बदौलत आप इस मुकाम तक माशाल्लाह पहुंचे हुए हैं। अपने दाएं बाएं देखें ना अगर आप, तो मेरा ख्याल है कि बग़ैर केमिस्ट्री के, वैसे तो ठीक है बायो फिज़िक्स सबकी अपनी अपनी एक अहमियत है, लेकिन केमिस्ट्री के बग़ैर आपको अपनी ज़िंदगी अव्वल तो क्या उसको कहते हैं एग्जिस्ट करती ही नहीं नज़र आएगी, और अगर आप कहें कि जी औखे सौखे एग्जिस्ट हो भी रही है तो उस ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रहेगा। इतनी इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री आपके लिए। अपने दाएं बाएं की चीज़ें देख लें आप, हर जगह पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। आज से 200 साल करीब पहले तक जो साइंटिस्ट हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे इन द लैब। हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म के अंदर इस्तेमाल होने वाली जितनी एनर्जी के सोर्सेज हैं, देखें आप, मैं आपके सामने नाम लेता हूँ, और ख़ास तौर पे बायो के बच्चे इसको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मसलन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, स्टार्च, डीएनएज,
RNAs, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारा कुछ क्या है? कौन सी इनमें ऐसी चीज़ है जो जिसमें आपका केमिस्ट्री का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है? हर चीज़ उसी की बिना पे तो खड़ी हुई है। ऑर्गेनिक जो है, अब आपका जो सारे आपका इंसानी जिस्म हो गया, इंसानी जिस्म क्या, आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा के देख लें, आपके जिस्म के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेतहाशा मिकदार में मौजूद हैं। आपके ये जो एंजाइम्स हैं, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आप बीमार होते हैं तो आप जनाब अली एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाते हैं। वो अच्छा सा डॉक्टर आपको कहता है कि बेटा पैनाडोल ले लें। आप जनाब पैनाडोल ले लेते हैं और 2 दिन बाद आप अल्लाह खैर के ठीक हो जाते हैं, तो आपका टेम्परेचर वगैरह सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ये कौन हल कर रहा है? ये कैसे आपको पता चल रहा है? बेसिकली विद द टाइम वी न्यू कि जी हमें टेम्परेचर होने का मतलब क्या है, हमें इन्फेक्शन होने का मतलब क्या है, कि देयर वर सम कंपाउंड्स, सम अनवांटेड कंपाउंड्स जो कि मेरे जिस्म में प्रोड्यूस हुए। उन जिस्म के कंपाउंड के प्रोड्यूस होने की वजह से, मैं चले आसानी के लिए कह देता हूँ कि जी अनवांटेड या टॉक्सिक कंपाउंड्स वो मेरे जिस्म में प्रोड्यूस हुए। वो प्रोड्यूस होने की वजह से मेरे जो हार्मोन्स थे उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, मेरे जो एंजाइम्स थे उनकी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हुई। वो डिस्टर्ब होने की वजह से आई फेल्ट टेम्परेचर, और मुझे फील हुआ कि जी मुझे टेम्परेचर हो गया, मुझे इन्फेक्शन हो गया, मैं बीमार हो गया। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी। डॉक्टर ने मेडिसिन दी तो वो मेडिसिन, वो पैनाडोल की गोली, वो क्या है? वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो सारे केमिस्ट्री के कंपाउंड हैं आपके। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके आपकी बॉडी में उस केमिकल टॉक्सिक अनवांटेड कंपाउंड जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ था, उस पैनाडोल की गोली ने, उस पैरासीटामोल ने आपकी बॉडी में जाके उसके अगेंस्ट फाइट की और आपका जो टेम्परेचर है उसको किल किया, उसको न्यूट्रलाइज किया, उसका जो बैड इफेक्ट था उसको न्यूट्रलाइज किया। आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज किया। उसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस आ गया और आप नॉर्मल हो गए। ऐसी है ना, यही कर रहा है ना आपके जिस्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का खेल है सारा केमिस्ट्री के इन एलिमेंट्स का ही खेल है। तो हम ये चाह रहे थे, साइंटिस्ट ये चाह रहे थे आज से 200 साल पहले भी, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो हमें प्लांट से, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो हमें जानवरों से, इंसानों से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहे हैं, तो हम इनको लैब में प्रोड्यूस करके देखें। लेकिन मसला ये हुआ कि किसी साइंटिस्ट के हाथ कोई पल्ले, कोई सुराग पड़ ही नहीं रहा था। बड़ी कोशिश हुई, बड़ा इस पे काम हुआ, लेकिन दे वर अनएबल टू प्रोड्यूस एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। सर खपाते रहे, आखिरकार वो एक नतीजे पे पहुंचे। ये आज से 200 साल पहले की बात है। आखिरकार वो एक नतीजे पे पहुंचे। उन्होंने कहा भाई साहब मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि जी ये बन ही नहीं सकते, बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द लैब, दे कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन सम काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने कहा कि इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब बात गौर से सुनो जरा, उन्होंने कहा कि इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स, देयर इज सम काइंड ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल चाय भी होती है वैसे। तो देयर इज सम काइंड ऑफ वाइटल फोर्स जो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर रही है। वाइटल फोर्स थ्योरी। कहा कि जी वाइटल फोर्स कोई है ऐसी जो कि ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, एंड ऑब्वियसली इन द लैब हम वो वाइटल फोर्स, कोई नेचुरल फोर्स ऐसी है, हम चूंकि लैब में उस वाइटल फोर्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे, सो वी कैन नॉट प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। बात ही ख़त्म हो गई। ये करके तो जनाब इस
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो किताब है वो बंद हो गई। इनऑर्गेनिक की तरफ ध्यान रहा और उस पर काम होता रहा। खैर फिर एक बार क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक भाई साहब थे, और आपको बिल्कुल भी इन भाई साहब को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, फ्रेडरिक, बिल्कुल भी नहीं इनको बुरा भला कहना चाहिए आपको। फ्रेडरिक वुलर, ये बंदा लैब में काम कर रहा था और यूरिया के अमोनियम साइनेट के ऊपर ये बेसिकली काम कर रहा था। किसके ऊपर काम कर रहा था? अमोनियम साइनेट के ऊपर। अमोनियम साइनेट के ऊपर। पेज नंबर 118 की आखिरी 2-3 लाइंस और पेज नंबर 119 के शुरू की बात कर रहा हूं। ये बंदा अमोनियम साइनेट के ऊपर काम कर रहा था, इसको हीट अप वगैरह कर रहा था, इसके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सडनली इसको एक नया कंपाउंड हासिल हुआ। इसने जब उस कंपाउंड का एनालिसिस किया, उसको देखा, तो इसको पता चला कि ये कंपाउंड तो यूरिया है। क्या कह रहा हूं? ये कंपाउंड क्या है? यूरिया। ये यूरिया, ये क्या है? अमोनियम साइनेट, और ये क्या है? यूरिया। हीट अप किया उसने अमोनियम साइनेट को, और अमोनियम साइनेट कन्वर्टेड टू यूरिया। जब उसने ये पहचाना कि ये यूरिया है, तो उसके जिस्म में एक कपकपी दौड़ गई, एक लर्जिश तारी हो गई। क्यों? वो इसलिए कि यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यूरिया पाया जाता था उस वक्त तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, वो प्रोड्यूस होता था इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। ये जो आपका है एनिमल्स, ह्यूमंस, हमारे यूरिन में यूरिया होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया, ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इनमें पाया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द लैब। इस बात का जो पता चलना था, तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इसकी वजह से ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी बनाई गई थी, ये डिमोलिश हो गई, ये खत्म हो गई। साबित होगी ना बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द लैब। जनाब अली, जब ये काम हुआ उसके बाद तो फिर आप समझ लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चली है, और ऐसी आप कह लें कि बल्कि दौड़ी है, कि उसने बाकी केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस को पीछे छोड़ दिया। हमें यह पता चला है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, और उसकी इतनी ज़्यादा यानी कि ज़मीन के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर उसकी इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है। आप देख लें सारे प्लांट्स, ज़मीन के कोर में बेशुमार चीज़ें जो कि कोल वगैरह और ये सारा कुछ है, कोल, पेट्रोलियम, ये सारा कुछ आप दुनिया में देख लें, कार्बन बेतहाशा मौजूद है। फिर एक और बात, कार्बन की प्रेजेंस तो है ही है, फिर कार्बन के से बनने वाले कंपाउंड्स, और इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करने लगा हूं, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड डिराइव से। डिराइव का क्या मतलब है? किसी चीज को किसी चीज से निकालना। कहते हैं ना कि जी आपने इस बात से क्या डिराइव किया, आपने इस बात से क्या एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि इस बात की क्या आपको समझ आई है। तो डिराइव का मतलब है उससे किसी चीज को निकालना। तो उससे एक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना, उसी एक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना, डिराइव करना, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव है। तो कार्बन के और इसके कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड खुद से मौजूद हैं, और फिर इन्हीं कार्बन के कंपाउंड से मज़ीद हज़ारों नहीं
लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं। ये रीज़न थी जिसकी वजह से फिर हमें कार्बन को उठा के एक अलग केमिस्ट्री बनानी पड़ी, जिसको हमने नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज के दौर में आप देख लें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी जगह पे मौजूद है, अपनी जगह के उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मौजूद है। हाँ, आपने पिछले 5-7 चैप्टर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो पढ़ी है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बेतहाशा इंपॉर्टेंट है और इसके हज़ारों और लाखों कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उनको मैनेज कर रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ी बात, वैसे तो बेशुमार है आपकी इंडस्ट्री में, हमारे फार्मास्यूटिकल में, डाइंग में, प्लांट्स के साथ हैंडल करने में। अब आप देखें, ये पिछले दिनों जो आपने वो जो इसका हमला हुआ था, क्या नाम है उसका, टिड्डी दल का जो हमला हुआ था, उसमें आप देख लें, आप उसको रोका है आपने, उसको कैसे रोका है, उसको किल किया है, वो कैसे किल किया है? पेस्टिसाइड्स के जरिए। आपने 16 चैप्टर में भी ये बात पढ़ी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जरिए आपने उनको स्टॉप किया, उनको किल किया, उनकी प्रोडक्शन को स्टॉप किया, वरना आज आपकी फसलें सारी की सारी खाली हुई होती। लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक बनाए जा चुके हैं। एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजे के मुताबिक कोई 7 मिलियन 70 लाख के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। इस वजह से फिर हमने कार्बन को उठा के सेपरेट किया। जब हमने कार्बन को उठा के सेपरेट किया ना, तो फिर हमने एक और चीज़ देखी कि जहाँ पे कार्बन मौजूद है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद है। जब हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो फिर हमें पता चला कि जो कार्बन जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे मोस्टली हाइड्रोजन भी मौजूद है। दूसरे एलिमेंट भी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे भी हैं, लेकिन हमें यह पता चला कि कार्बन और हाइड्रोजन करीब करीब हर जगह इकट्ठे मौजूद हैं। इसलिए इन द लेटेस्ट डेफिनेशन, इन द लेटेस्ट मॉडर्न इरा, हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कहते हैं वो ये है कि वो केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये किसकी डेफिनेशन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन? के द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है इसकी। क्लियर होगी जी बात? ये वजह है जिसके लिए फिर हम 118 के करीब एलिमेंट्स को एक सेपरेट केमिस्ट्री में अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं, एंड वी नेम दैट केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, इनके डेरिवेटिव्स को वी स्टडी अंडर द बैनर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर होगी जी बात? यहां तक इसको जो पढ़ा है अभी, इसमें देखें ज़रा पेज नंबर 118 का जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि जी 2 लाइंस हैं जहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी की बात हुई है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बोर्ड में आया हुआ है। वो कह देता है कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। वो ये भी कह सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेडरिक वुलर्स वर्क। वो ये भी कह सकता है। वो ये भी कह सकता है कि हाउ यूरिया वाज प्रोड्यूस्ड इन द लैब। ये भी कह सकता है। फिर वो ये भी कह सकता है कि हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। देखें ना, ये सारी बातें एक ही बेसिकली क्वेश्चन का जवाब है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? ये जो आखिरी 3-4 लाइनें 118 में हैं और उसके बाद पेज नंबर 119 के जो स्टार्ट की हैं, जहाँ पे ये वाली इक्वेशन एक आ जाएगी, ये बता देंगे, फ्रेडरिक वुलर का काम बता देंगे। नोट्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन उसने अलग से लिखा हुआ, बना के लिखा हुआ, ऑब्वियसली आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मैंने आपको बता दी है कि मॉडर्न डेफिनेशन में क्या डिस्कस होता है। कि हम ये देखते हैं, पहले एक्चुअली सिर्फ हम कार्बन की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने बताया ना कि विद द टाइम वी न्यू कि जी इसमें जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को फिर हमने अलग से नाम दिया और हमने ये कहा कि जी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं दे विल बी स्टडीड एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑब्वियसली
दे विल बी स्टडीज अंडर द बैनर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने आपको डेरिवेटिव्स की बात बता दी है कि डेरिवेटिव्स क्या हैं। अच्छा, ऐसा है क्यों? इसका जवाब आपने चैप्टर 4 में जब कार्बन और सिलिकॉन की बात पढ़ी थी तो आपने ये बात वहाँ पे पढ़ी थी, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था आपका वो वहाँ पे यही था कि जी कार्बन के कंपाउंड्स हज़ारों लाखों की तादाद में क्यों हैं, आपने वहाँ पे पढ़ी थी। पेक्युलर बिहेवियर वाली बात याद फरमाएं आप, पेक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन आपने पढ़ा था, याद आया? तो आपने उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बेसिक वर्ड पढ़ा था, एंड दैट वर्ड वाज कैटिनेशन। आज नहीं करेंगे इसको, आज नहीं स्टार्ट करते, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द पेज नंबर 119। ये जो टॉपिक है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिकली खसूसियात है क्या, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी इसका लेक्चर था और आपको यकीनन केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के साथ साथ अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस का भी अंदाज़ा हो चुका होगा। अगर ऐसा नहीं है ना तो फिर आपने आज के बाद जो है ना वो शैम्पू नहीं करना, आपने आज के बाद ना मेकअप नहीं इस्तेमाल करना गर्ल्स ने, आपने आज के बाद ना ये जो रंगदार कपड़े और ख़ूबसूरत डिज़ाइनिंग वाले कपड़े और जनाब वॉश एंड वियर पहनते हैं, कभी आप जनाब कॉटन पहनते हैं और कभी आप जनाब लॉन पहनते हैं, कभी आप खादी के सूट लाते हैं और कभी आप आइडियाज़ के सूट लाते हैं, फिर इन सारी चीज़ों से भी तौबा करें आप, या तो फिर आप केमिस्ट्री की अहमियत को तस्लीम करें, क्योंकि अगर केमिस्ट्री नहीं है ना तो फिर ये सारा कुछ भी नहीं है, फिर ये सारा कुछ भी नहीं। यह सारा कुछ आपको बेसिकली केमिस्ट्री की जो अनथक मेहनत है इतने सालों की, उसकी वजह से ये सारा कुछ आपको मुहैया किया जा रहा है। आपके ये जो सेलफोन है जिसमें आप खुश होते हैं कि जनाब पहले सेलफोन का साइज़ इतना बड़ा हुआ करता था फ़ोन का, फिर छोटा हुआ है, फिर छोटा, पहले इतने बड़े फ़ोन भी थे, वो जो मोटरोला के फ़ोन आया करते थे 1990s की बात कर रहा हूँ, बड़े फ़ोन साइज़ हुआ करते थे, उनकी बैटरी इतनी बड़ी होती थी फ़ोन की, आप समझ लें कि ये जो मेरे पास डस्टर है ना, वो फ़ोन की बैटरी इतनी हुआ करती थी, और अब आप देख लें जनाब इतना सा सेलफोन होता है और वो हर चीज़ का रहा है। ये इन चीज़ों को कम्पैक्ट किसने किया है? ये केमिस्ट्री ने कम्पैक्ट किया। आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने आपको बताया कि जी आप लिथियम आयन इस्तेमाल करें तो आप यू कैन हैव मोर एनर्जी इन द लेस स्पेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ी आपने। बहरहाल केमिस्ट्री का शुक्रिया अदा करना ना भूला करें, और केमिस्ट्री के साइंटिस्ट का भी ऑब्वियसली शुक्रिया अदा करना ना भूला करें, और याद करें इसको अच्छे तरीके से। आज ऐसे याद करने वाली कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मुझे करें आज शॉर्ट क्वेश्चन जो एक बताया उसको ज़रा जहन में रख लें, तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसको बाकायदा तरीके से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दें, ख्याल रखिएगा, गुड लक।